हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर पीवाईक्यू सीरीज का ये 5th सेट है। इसके पहले 4 सेट हम लोग कर चुके हैं एंड आई होप आप लोगों ने वो सारे पीवाईक्यूज जो मैंने सॉल्व कराए हैं वो आपने देखे होंगे, सॉल्यूशंस आपको समझ आए होंगे। और इसी तरह से ये जो लेक्चर है इसमें भी सॉल्यूशन समझ में आने वाले हैं। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल से क्वेश्चंस होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे, अदरवाइज फिर ये अटकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो फाइनल टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये जितने भी वीडियो सॉल्यूशंस हैं बाकी के, ये इसके साथ और इसके अलावा जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो सारे के सारे आपको फाइनल टेस्ट सीरीज के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पर आपको सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं पर सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये 5 सेट आ चुके हैं, इसके अलावा एक सेट और आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद 2018 वाले और 2021 के जो रिमेनिंग सॉल्यूशंस है वो सारे के सारे आपको जो फाइनल टेस्ट सीरीज वाला कोर्स है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो जो भी फाइनल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरा एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसे आप जो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है एक पार्टिकल है जो अपनी पोजीशन है उसको चेंज करता है। पोजीशन चेंज करता है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस -6 कैप से 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। तो सबसे पहले यहाँ पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकाल लो। तो पोजीशन वेक्टर r2 कैप माइनस r1 r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये वैल्यू निकाल लो। तो ये वैल्यू निकालोगे तो 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप माइनस ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू है डेल्टा आर की वो वैल्यू बनेगी 14 माइनस 3 ये बनेगा 11i कैप प्लस 13 माइनस 2 ये बनेगा 11j कैप और 9 प्लस 6 ये बन जाएगा 15k कैप। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये डेल्टा आर यानी कि पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है? फोर्स की वैल्यू है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारे पास वैल्यू है फोर्स की। हमें बताना है वर्क डन। तो वर्क डन जो है वो कैसे निकलेगा? वर्क डन निकलेगा F डॉट डेल आर। F डॉट डेल आर से वर्क डन निकाल लो। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो। डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट कराना है इसका साथ डेल्टा आर के साथ, तो ये हो जाएगा 11i कैप प्लस ये हो जाएगा 11j कैप प्लस ये हो जाएगा 15k कैप। तो यहाँ से जब आप डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 11 इंटू 4 कितना बनेगा? 44 प्लस यहाँ पर बनेगा 11 और प्लस ये बनेगा 45। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100 न्यूटन मीटर। आप जूल में भी लिख सकते हो। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर, विच इज ऑप्शन ए। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर लीनियर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल इज बेस्ड ऑन। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? तो वर्क एनर्जी जो थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम वो होती है W इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। हमारे पास जो वर्क डन होता है वो होता है FDS। और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली, टोटल वर्क की बात करूं तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली वर्क को हम लिख सकते हैं mdv अपॉन dt। तो इसको मैंने लिख दिया mdv अपॉन dt और ये हो गया ds मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है ये बनेगा वेलोसिटी। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा mv dv। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा mvf स्क्वायर अपॉन 2 माइनस mvi स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर रहे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये सेकेंड लॉ से आ रहा है। ये मैंने किससे लिखा है? सेकेंड लॉ से लिखा है। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अ हैवी स्टोन। अगला क्वेश्चन है अ हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h विद स्पीड v। तो ये क्लिफ हो गई और ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया और ये क्लिफ की हाइट हो गई। हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? h दे रखी है। ठीक है, हाइट जो है वो कितनी है? h है। तो इस पॉइंट को मान लूँ 1 और इस पॉइंट को मान लूँ 2।
तो इनिशियल एनर्जी जो है EI वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर लिख लेता हूं मैं हाफ mvi² प्लस mgh, और ये 0.2 है, इसके ऊपर एनर्जी जो है कौन सी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल तो यहाँ पर हाइट 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाते हो, एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहाँ पर अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करोगे तो ये बनेगा हाफ mvi² प्लस mgh इक्वल्स टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, mvf²। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो vf की जो वैल्यू है वो आएगी vi² प्लस 2gh। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डिपेंड कर रही है vi और h के ऊपर। तो vf डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ क्लिफ एंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा कि द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल डायरेक्शन, की किस डायरेक्शन में इसको फेंका जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, इन एन इलास्टिक कॉलिजन। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम दोनों जो कॉलिजन है उनमें कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड in both elastic and inelastic collision, मोमेंटम तो दोनों के अंदर क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम नॉट कंजर्व वाला तो आप हटाओ यहां से, और बी ऑप्शन भी हटाओ। अब बात रही एनर्जी की, तो एनर्जी जो है वो इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व होती है और जो इन इलास्टिक कॉलिजन है उसमें कंजर्व नहीं होती। तो एनर्जी इज कंजर्व्ड in elastic collision, but not conserved in inelastic collision, एनर्जी जो है वो इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व होती है पर इन इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व नहीं होती। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following force is an example of non-conservative force? इनमें से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या है? तो ग्रेविटेशन फोर्स, उसके अलावा इलास्टिक फोर्स, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जबकि जो फ्रिक्शन फोर्स ये कौन सा फोर्स होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। मैं यही पूछा है कि इनमें से कौन नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है, तो नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल कौन हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है और 50 किलो न्यूटन पर मीटर इसका कांस्टेंट है। तो 50 न्यूटन मीटर किसकी वैल्यू, के की वैल्यू, और कंप्रेशन है डेल्टा एक्स कितना है, 1 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 0.01 मीटर। तो हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है। तो स्प्रिंग एनर्जी जो है, स्प्रिंग एनर्जी हम निकाल लेंगे। तो स्प्रिंग एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स स्क्वायर स्प्रिंग एनर्जी। और स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी आती है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आती है। स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आती है। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी बनेगी, हाफ के की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, 50, और इनटू यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू है 0.01, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ जूल, ये आंसर आएगा। बट कंप्रेशन है तो कंप्रेशन है तो उस केस में जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, -2.5 इंटू 10⁻³ तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। क्या आंसर आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी at height h from the surface of the earth is same as
एट द डेप्थ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले हाइट के लिए जो फॉर्मूला है, एल्टीट्यूड के ऊपर जो फॉर्मूला लिखा जाता है जी का, जी प्राइम इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, और डेप्थ के ऊपर जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है जी 1 माइनस, डेप्थ जो दे रखी है वो x दे रखी है तो वो लिखा जाता है x अपॉन आर। गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, गिवन है कि जी प्राइम इक्वल्स टू जी डबल प्राइम है, तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, और ये लिखा जाएगा जी 1 माइनस x अपॉन आर। तो यहाँ से क्या होगा, ये g से g कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2h। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, तो जब प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट है सन के अराउंड मूव करता है, तो मान लो ये प्लैनेट बैठा हुआ है और सन बैठा हुआ है और प्लैनेट इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो प्लैनेट इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो हमारे पास एक लॉ होता है जिसको कहते हैं केपलर सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ। तो केपलर सेकंड लॉ ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड मूव कर रहा है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है। तो एनी प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, मूविंग अराउंड द सन, मूविंग अराउंड द सन swept equal area in equal time interval, swept equal area in equal time interval, equal time interval में equal area swept करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ की पोजीशन लूँ और यहाँ की पोजीशन लूँ तो ये सन हो गया और ये प्लेनेट की ये पोजीशन हो गई, मान लो ये पोजीशन हो गई, ये यहाँ से और यहाँ इसने एरिया स्वेप्ट किया, ठीक है। इस एरिया को मैं बोल देता हूँ A1 और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो हो गया T1, और इसी तरह से मान लो ये एरिया आ गया, ये एरिया हो गया A2 और टाइम हो गया T2, तो क्या आएगा A1 अपॉन T1 और इक्वल्स टू आ जाएगा A2 अपॉन T2, और ये जो A1 अपॉन T है इसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, इसको हम क्या नाम देते हैं, एरियल वेलोसिटी। तो ये जो A अपॉन टी लिखा है इसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इसकी जो वैल्यू है ऐसा लिखी जाती है dA अपॉन dt इक्वल्स टू L अपॉन 2m। इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है, dA अपॉन dt इक्वल्स टू L अपॉन 2m, जहाँ L जो है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, L जो है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन देखिए साहब, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ RE, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले हम यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लेते हैं। तो इस केस में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू लिखी जाती है G इफेक्टिव इक्वल्स टू GRE अपॉन RE प्लस L, ये G इफेक्टिव की वैल्यू लिखी जाती है। तो हमारे पास जो टाइम इस केस में है ना, तो टाइम पीरियड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव। तो ये G इफेक्टिव की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये बनेगा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L, G इफेक्टिव की वैल्यू डाल दो GRE, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RE प्लस L, कितना हो जाएगा RE प्लस L, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से घूम फिर के ऊपर जाएगा तो ये बनेगा L और ये बन जाएगा RE प्लस L और अपॉन GRE, ये RE प्लस L है, ये L, ठीक है। अब इन केस L लेस देन RE है तो उस केस में जो टाइम पीरियड है वो रह जाता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, उस केस में जो टाइम पीरियड है वो रह जाता है 2 पाई L अपॉन G, और हमें बोला है कि नॉट नेग्लिजिबल है और यहाँ पर ये नेग्लिजिबल का केस है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो ये आएगा, ये वाला। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट के बाद अगर हम इसको वापस लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन G और 1 प्लस RE अपॉन L, रीअरेंजमेंट के बाद, यानी कि ऑप्शन ए है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यदि L की वैल्यू को हम इनफाइनाइट कर देते हैं, L की वैल्यू को हम कितना कर देते हैं, इनफाइनाइट, तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट R अपॉन G। तो फॉर L इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो L इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये देखो, ये वाला
तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। तो ये उस केस में बन जाएगा जब एल जो है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये अलग अलग केस होते हैं, ये याद रखना आप कि एल की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो क्या फॉर्मूला आएगा, एल की वैल्यू आर ई के कंपेरिजन में बहुत कम है तो उस केस में क्या फॉर्मूला आएगा, और कंपेरेबल नहीं है, नॉट मतलब नेग्लिजिबल नहीं है तो उस केस में क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट एक्स एंड वाई ऑफ सेम मास आर आर एक्स और आर वाई, तो इनकी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पूछा है। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं 2gm अपॉन आर, 2gm अपॉन आर, ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ से जो एस्केप वेलोसिटी है वो रेसिप्रोकल हो गई किसके, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस के, तो 1 अपॉन आर। तो हम निकाल लेंगे वी एक्स अपॉन वी वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा आर वाई अपॉन आर एक्स। अब आर वाई जो है उसकी वैल्यू है 16r और जो आर एक्स है उसकी वैल्यू है आर एक्स जो है उसकी वैल्यू है आर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी एक्स अपॉन वी वाई। तो वी एक्स अपॉन वी वाई जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:1। क्या आंसर आ जाएगा 4:1 विच इज ऑप्शन बी। अगला देखो, अगला है इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg इज रिड्यूस टू 0 ऑन इक्वेटर। तो एट इक्वेटर, सबसे पहले एट इक्वेटर आपको जी इफेक्टिव की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जी इफेक्टिव जो लिखा जाता है इक्वेटर के ऊपर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये वैल्यू लिखी जाती है आर ई, मतलब अर्थ का जो इस रेडियस है वो। अब वेट जो है वो किसके बराबर होगा, एम इंटू जी इफेक्टिव, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, और फिर लिखा है कि ये जीरो हो जाता है, रिड्यूस टू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमारे पास क्या बनेगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी अंडर रूट जी अपॉन आर ई। ओमेगा की वैल्यू कितनी बनेगी, अंडर रूट जी अपॉन आर ई। तो जी जो है उसकी वैल्यू हो गई 10 और आर ई जो है उसकी वैल्यू हो गई 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/800, 1/800 रेडियन पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन कितना जा रहा है, 10 न्यूटन जा रहा है, और ये फोर्स की वैल्यू हो गई, फोर्स एफ इक्वल्स टू, तो फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू हो गई 10 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड, एंड इट इज डिस्प्लेस डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय डिस्टेंस 5 मीटर, और ये नीचे आ गया 5 मीटर, 5.0 मीटर, एक्स की वैल्यू ये नीचे आ गया इस तरह से। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो वर्क डन कितना होता है, वो होता है एफ डॉट डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गए तो कॉस थीटा जो है वो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। तो एफ जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 10, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, और कॉस 180 डिग्री हो जाएगा -1। तो W इक्वल्स टू कितना लेंगे हम, ये लेंगे हम -50 जूल। तो W की जो वैल्यू है वो कितनी लिखी जाएगी, -50 जूल। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ h एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज r, द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट वुड बी। तो ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो लिखा जाता है gm अपॉन r प्लस h। अब gm जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर, gr स्क्वायर के बराबर, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है gr स्क्वायर अपॉन, और ये बन गया r प्लस h। इसको फर्दर सॉल्व करके हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, r और अंडर रूट जी अपॉन r प्लस h, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं। आंसर इसका ये आएगा। नेक्स्ट, द मैक्सवेल इक्वेशन, ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन लिखी हुई है डेल्टा एच डाइवर्जेंस सॉरी कर्ल ऑफ एच, कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे वेक्टर, यानी कि करंट डेंसिटी है ये, और ये डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये डेल्टा टी हो गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे
और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है, ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये क्या है? मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम से जा रही है, तो उसके लिए सही रिलेशन कौन सा बनेगा? तो वी नो दैट कि जो सी मतलब स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ वैक्यूम में ये लाइट की स्पीड है, तो ये किसके बराबर है? ई नॉट अपॉन बी नॉट। ये किसके इक्वल होता है? ई नॉट अपॉन बी नॉट के इक्वल होता है। और सी को हम लिखते हैं ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा अपॉन के इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ई नॉट के इक्वल्स टू बी नॉट ओमेगा। हमारे पास बनेगा ई नॉट के इक्वल्स टू बी नॉट ओमेगा। तो सही आंसर जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? हमारे पास ए आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।